हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको टीचिंग रिलेटेड सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चंस की। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पेडागॉजी को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ ना देखे हो तो ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। और ये सीटेट 2020 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और पूरी तैयारी यहाँ पे हमारे चैनल से कराई जा रही है। इस वीडियो में आपको ट्रिक्स के साथ मैथ्स पेडागॉजी को सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। मेरे ख्याल से ये बेस्ट वे है सब्जेक्ट पेडागॉजी को सॉल्व करने का, और इसी वे को फॉलो करके मैंने अपने सीटेट के पेपर में 126 मार्क्स स्कोर किए थे। और अगर आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आप भी पेडागॉजी में बेहतर करेंगे और 75 आउट ऑफ 75 भी ले आ सकते हैं अगर आपने पूरा सारे वीडियोस देख लिए हैं तो। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। यानी कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, तो अगर आपको इसका आकलन करना है तो किस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है और नहीं शब्द वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये गलत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन, गणितीय अवधारणाओं को समझना। तो अगर आपको आकलन करना है तो गणितीय अवधारणाएं तो समझनी चाहिए छात्रों को, तो ये तो नहीं हो सकता, ये सही है। गणितीय भाषा का विकास हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने बार बार कहा है कि आप सारे ऑप्शंस पूरे एक बार पढ़िए। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, अब यहाँ पे आप देख लीजिए तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गणित के क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं है कि छात्र ने सटीक आंसर नहीं दिया तो उसकी अवधारणा एकदम गलत है, उसे नहीं आता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उससे कुछ ना कुछ एरर हो गई हो। तो ये ऑप्शन गलत है और नहीं पूछा है, इसी वजह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं अगले वीडियो में दोबारा से उस क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लूँगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। अब दो संख्या घटाया है छात्र ने, 83 - 23 किया है। तो उसने किया क्या है, पहले तो उसने ये किया कि 8 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 लिख दिया, और 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया और पता नहीं क्यों 4 लिख दिया। अब यहाँ पे गलती उसने ये की है कि अब ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि छात्र ने घटाया और गलत घटा दिया, तो हमेशा ये ऑप्शन होगा कि बच्चे को स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं हैं। ठीक, लेकिन अब इस क्वेश्चन में ट्रिक से तो आप सबसे पहले ये आंसर जान गए, लेकिन आपको चारों ऑप्शंस पढ़ लेने पड़ेंगे। एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा सारे ऑप्शंस। चलिए बात कर लेते हैं। बच्चे को घटाओ के स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। अगला, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। अगर वो जानता नहीं तो 8 में से 2 कैसे उसने सही सही घटा दिया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। अगर जानता तो फिर क्यों गलत आंसर देता, तो ये भी गलत हो गया। और अगला ऑप्शन है, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। गलती तो है, लेकिन जब तक आप उसे बताएंगे नहीं स्थानीय मान के बारे में तो बार बार अभ्यास करके वो सुधार नहीं सकता। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन सही हो गया। जब भी मैथमेटिक्स के पेडागॉजी में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे छात्र ने घटाया और गलत घटा दिया किसी स्थानीय मान को, तो इसका मतलब उसे स्थानीय मान की अवधारणा नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि अधिगम और आकलन के चक्र है, यानी कि आपको अधिगम का आकलन करना है, पहले अधिगम कराना है फिर आकलन करना है एक चक्र के रूप में। उसमें अलग अलग चरण होंगे, उन चरणों को व्यवस्थित करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है शिक्षण अधिगम के साथ साथ एकीकृत आकलन। दूसरा ऑप्शन दिया है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। तीसरा, प्रगति रिपोर्ट का विकास। और चौथा, बच्चों के अधिगम और प्रगति को प्रतिपुष्टि और रिपोर्टिंग और उसका संचार। देखिए
अब इन चारों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप कोई भी कार्य जब करने जाते हैं तो आपको एक योजना बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हो जाएगा योजना बनाना। अब यहीं पे आप रुक करके आप चाहें तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाला दिया है, यहाँ पे सबसे पहले फोर्थ वाला दिया है, ये दोनों कट गया। अब बचा दो जिसमें सबसे पहले सेकंड दिया है। अब योजना बनाने के बाद आप ऑप्शन से चाहें तो मैच कर सकते हैं। यहाँ से देखें अगर तो शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन यानी कि शिक्षण अधिगम के साथ आकलन हो रहा है, सही है। यानी कि आपने योजना बना लिया, अब आप आकलन कर रहे हैं। आकलन करने के बाद आपने प्रगति रिपोर्ट बना ली कि कौन से छात्र को कितना आ रहा है, और सबसे अंत में आपने उस रिपोर्ट की प्रतिपुष्टि कर ली यानी कि उसको फीडबैक उसका ले लिया, उसका एक तरह से संचार कर दिया छात्रों में कि कितना आपने सीखा है। ये आप देख लीजिए अपनी प्रगति रिपोर्ट। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन सही है। अगर आप यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप चौथे ऑप्शन से मैच करना चाहें तो आप देखेंगे कि इसमें दिया है कि सबसे पहले योजना बनाई जाएगी और उसके तुरंत बाद प्रतिपुष्टि कर दी जाएगी। यानी कि आपने पहले आकलन नहीं किया, पहले ही कैसे छात्रों को बता देंगे कि आपका है कि नहीं है, कितना आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। यानी कि एक शिक्षक कहता है बच्चों से कि आपके परिवेश में जो भी मौजूद वस्तुएं हैं उनको, उनके जो भौतिक गुण हैं उसको अपने शब्दों में समझाइए। ठीक, ये कहने का क्वेश्चन का मतलब है, वो पूछना चाह रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है ये जानना चाह रहा है। पहला ऑप्शन, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, ये तो सही बात है, लेकिन इसके बाद जो दिया है जैसे कि डम्ब श्राट्स खेलने का आनंद लेते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी सहज गहन करता है। ये बेटर ऑप्शन लग रहा है पहले वाले की अपेक्षा। ठीक, और अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। तो आकारों का परिचय तो पहले से हो चुका है, वरना कि टीचर क्यों कहता कि भौतिक गुणों के आधार पे अपना बताइए। तो आकारों का परिचय तो पहले ही हो चुका है। तो सी ऑप्शन जो है वो सबसे सटीक हमें लग रहा है। अगर आप सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ते तो आप ऑप्शन नंबर ए को ही टिक लगा कर चले आते। अब यहाँ पे बात यह है कि खाली समय में नहीं कराया जा रहा है, कराया ये जा रहा है कक्षा के समय में, और इस वजह से ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाता है। और यहाँ पे बच्चों को अनौपचारिक रूप से एक तरह से समझिए कि भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है कि किसमें क्या भौतिक गुण हैं। ये निरीक्षण करेगा छात्र तभी वो बता पाएगा कि उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। अब जैसे कि आप कोई दुकानदार के पास जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, वो अशिक्षित है। अगर कोई चीज़ वो 15 रुपये की एक पाव दे रहा है, आपने 100 ग्राम लिया तो आप सोचेंगे कि वो कितने का हुआ, लेकिन वो तुरंत बता देता है कि इतने का हुआ। उसका एक अलग अपना मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, इसी के बारे में पूछ रहा है कि उस मैथमेटिक्स का उपयोग, ऑप्शन ए गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है। उपयोगी क्यों नहीं है? अगर उपयोगी नहीं होता तो फिर वो क्या कहते हैं, मतलब कोई भी गणित उपयोगी कैसे नहीं हो सकता है? बिल्कुल उपयोगी है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। हाँ, उपयोगी तो है, लेकिन सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी है ये नहीं कहा जा सकता। कई बार फंस भी जाता है। ठीक, उसके बाद में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये नेगेटिव आंसर है। मैंने पहले भी कई बार कहा है। देखिए ये भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ सीटेट के लिए कि कभी भी उसमें नेगेटिव आंसर नहीं होता है जब तक कि क्वेश्चन में ये ना पूछा हो कि कौन सा नहीं होगा। ठीक, तो ये नेगेटिव ऑप्शन है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद अब बचा एक ऑप्शन, पूछ रहा है संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा
की जानी चाहिए। तो यह ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है और यही आंसर सही है। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक द्वारा ये चर्चा की जानी चाहिए क्लास में कि जैसा उसने यूज़ किया अपने मैथमेटिक्स को, अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को, जैसा उस अशिक्षित दुकानदार ने यूज़ किया, अगर आप वैसा करते हैं तो कभी कभार आप बच सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जो है वो एस्टिमेशन प्रोसेस जो होता है, पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को, वो इसी का एक एग्जाम्पल होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के लिए विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? अब जैसे बच्चों के विषम समूह से मतलब है कि यानी कि कोई उसमें मंद है, कोई उसमें तीव्र है, कोई उसमें शारीरिक स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है। तो ऐसा एक विषम समूह है कक्षा में, तो उसको गणित का शिक्षक कैसे संभालेगा? पहला ऑप्शन, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, यानी कि जो तीव्र है तीव्र वाले को एक साथ रख दो, जो मंद है मंद वाले को एक साथ रख दो, तीव्र वाले को बहुत टफ क्वेश्चन दे दो, मंद वाले को बहुत आसान क्वेश्चन दे दो। तो ये तो तरीका गलत है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा के खिलाफ है। और हर क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हमें ट्रिक नंबर 3 बता रहा हूँ इस वीडियो में कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा को ध्यान में रखना है हर क्वेश्चन में। ठीक, चलिए एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, इसका मतलब कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा रख करके, ये थोड़ा ठीक आंसर लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें बाकी के ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। तो अगला ऑप्शन है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। यह बेटर ऑप्शन है। सभी बच्चों को रखने से अच्छा ये है कि आप एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ रखिए। यानी कि अगर आप एक तीव्र रखते हैं, एक तीव्र बुद्धि बालक रखते हैं, एक मंद बुद्धि बालक रखते हैं, एक शारीरिक अक्षम रखते हैं, एक रचनात्मक रखते हैं, एक सृजनात्मक रखते हैं, तो इससे होगा क्या कि सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो यह ऑप्शन बेटर है और मेरे ख्याल से यही सही होना चाहिए। चूँकि मुझे तो इतना अंदाज़ा हो गया तो मैं बता ले रहा हूँ, लेकिन आपको अगला ऑप्शन पढ़ना है। कम क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर, तो ये तो गलत है, ये तो पूरी तरह से गलत है। आप गृह कार्य के रूप में क्यों देंगे? ये आपका कार्य है जो आपको बच्चे को सिखाना है। कम क्षमता वाले बालक हैं, आपने उसे गृह कार्य के रूप में दे दिया, वो घर जाएगा किसी से पूछ के लगवा करके चला आएगा, तो ये तो गलत हो गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की पूरी तैयारी कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसे का भी चार्ज नहीं है। धन्यवाद।